सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप बोल सकते हो कि मल्टीपल कंटेंट्स आते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। नॉट इन डेप्थ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल डेप्थ में आनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपको बेसिक आइडिया है तभी काम चल जाएगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करंट टाइम पे, क्लाइंट चाहता है कि हमारे जो नए इंजीनियर्स को हायर करें, जो एच सिस्टम एडमिन हम हायर कर रहे हैं, उसके पास एटलीस्ट 2 या 3 टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, वो आता है डेस्कटॉप का ट्रबल शूटिंग, कि क्लाइंट को कम से कम या हमारे इंजीनियर को डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग का आइडिया होना चाहिए। और दूसरा आता है आपका एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि सर्वर का पार्ट है। यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तीसरा, आपको O365 का पार्ट आना चाहिए थोड़ा सा। और चौथा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्यून आना चाहिए। ठीक है। सो ये चार डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके पार्ट में आएगी। एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो इसमें हम मोस्टली जो MCSA था पहले, अभी MCSA तो है नहीं मार्केट में, सो MCSA की जगह पे AZ800 या AZ801 का सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने कन्वर्ट किया है। और MCSE की जगह पे हमें AZ800 या 801 की तैयारी करनी होती है। हम अपनी इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में जो आपका मेन मोटो है ना, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो ना, तो जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो डेस्कटॉप से होते हैं। अगर हम इसकी कैटेगरी बताएं तो अप टू 40% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके डेस्कटॉप से पूछे जाते हैं। एंड 20% क्वेश्चंस जो है वो आपका एक्टिव डायरेक्टरी से आता है। और जो रिमेनिंग 20% है उसमें आपका दोनों पार्ट आता है, ऑफिस 365 और इंट्यून की सर्विसेज आती हैं। इज दैट ओके? ओके सर। मतलब जो भी टाइम आप दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें आपको तीन चार टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। और इनका प्रैक्टिकल आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब अगर आपका डोमेन बढ़िया से हो जाता है, AD अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, तो ऑफिस 365 एंड इंट्यून ये बहुत आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इसको सीख पाओगे। क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा रहता नहीं, यूजर्स मैनेजमेंट रहता है, लाइसेंस मैनेजमेंट रहता है, उसके अंदर जो सर्विसेज हैं यूजर से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड, वही बेसिक सा पार्ट रहता है। बट आपको फोकस करना है डेस्कटॉप पे और आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे। ठीक है। सो स्टार्ट एक करते हैं हम क्वेश्चन था अपना। हाँ जी। सर, बीच में ये MCEI करके एक सर्टिफिकेशन आया था, ये 2023-22 के आसपास। अभी मेरे क्या, एक मेरा कजिन भी इसी फील्ड में है, हम्म। तो वो गल्फ में, कुवैत में है, तो उससे हम्म। ये सर्टिफिकेशन मांगे थे ये सिस्टम एडमिन के लिए। एक तो ITIL V4 और ये MCEI करके। तो उसका क्या रहता है, मतलब वो सिस्टम एडमिन का ही पार्ट था या वो पहले चलता था या क्या? MCEI। EAE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट, ऐसा कुछ था। उसमें MD101, MD100, MS10, MS101, ऐसा कुछ एग्जाम थे। चार नहीं, एग्जाम थे। एक बार फिर से स्पेल करो। एम MCEAE। सी ए EAE। ई हाँ। में क्या 4 एग्जाम थे, MD101, MD100 और MS100 और MS101। शायद वो अभी एक्सपायर हो गया शायद, ऐसा अभी नहीं है। ऐसा तो कोई, वैसे तो सर्टिफिकेशन ग्लोबल नहीं आया था, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन करके दिया हो तो अलग का मैटर है। नहीं, ये ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट का था ऐसा। माइक्रोसॉफ्ट का MCSA था, MCSE था। और आपका AZ800 था, AZ801 है बेसिकली। कॉमसिया N+ था, कॉमसिया E+ था। तो हाँ, ये वो तो अभी भी सर्टिफिकेशन चल। थे। हम्म। कॉम्सिया ये तो ये डेस्कटॉप में मांगते हैं उधर गल्फ साइड। हम्म। कॉमसिया नहीं ए ये, प्लस
हाँ, कौन ये सी एन वाला प्लस? उसके वो MCEA करके बोला था, उसमें 4 एग्जाम थे। एक तो MD 100, MG 10, अभी जो से इस पे चल रहा है ना ये 365 पे अभी MS 102 आया शायद। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी का शायद पुराना वर्जन हो, पता नहीं। एक MD 1, जैसे इंट्यून पे अभी 102 चल रहा है ना, MD 102। हाँ। तो उस पे शायद पुराने टाइम MD 100 और MD 101 टू पेपर थे। पता नहीं, वो मुझे इतना आइडिया नहीं उसका। नहीं नहीं, वो तो डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन है, ये आपके दोनों डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन है, लाइक रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। ओके सर, कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से। डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के अंदर कई सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, लाइक एज नॉर्मल डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग प्लस बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। बाकी ओएस एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट वगैरह का पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा वो डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग है। इसके अंदर हम बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, जो कॉमसी एन प्लस के कंटेंट रहते हैं, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग की अगर हम बात करें तो कई सारे कंटेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। बेस से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सिस्टम एडमिन की बात करते हैं या फिर एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की बात करते हैं, तो हम बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं, लाइक एज अबाउट द component of our system and the usage of our हार्डवेयर, या कितनी तरीके के बोर्ड वगैरह रहते हैं, रैम वगैरह, सीपीयू वगैरह का काम क्या रहता है, असेंबलिंग डीअसेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, इनसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहले हम स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से। जो सिस्टम के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? हार्डवेयर तो सर फिजिकल डिवाइस हो गया, जैसे अपना CPU, जो प्रोसेसर होता है वो, और हम्म। UPS हो गया, हम्म। रैम हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया। और सॉफ्टवेयर एक तरह का इंटरफेस है हार्डवेयर से कम्युनिकेशन के लिए। जैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर से, क्योंकि मशीन मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 चलता है हार्डवेयर में। हम्म। हम्म। तो उसको इंटरप्रिटेशन के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। To make a communication between both, so that time software come into the picture, right? यस। What are the component of desktop? कंपोनेंट फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइसेस, जो भी टूल्स वगैरह लगे रहते हैं उनको हम कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट्स मिलेंगे? एक तो प्रोसेसर रहता है सर, हाँ। रैम होती है, राइट। ग्राफिक कार्ड, एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस में देखे तो कीबोर्ड, माउस, और हाँ, बेसिक से की कीबोर्ड माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये हमारे इनपुट डिवाइस में आएंगे। प्रिंटर एज वगैरह, इट इज आउटपुट में भी बहुत सारी प्रिंटर, डिवाइसेस हैं। हाँ, मॉनिटर, राइट। प्रिंटर। मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह हो गया। ठीक है, सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज वर्क ऑफ सीपीयू? CPU सर एक तरह से पूरा कंप्यूटर का माइंड है। हम्म। उसमें सारी प्रोसेसिंग वगैरह, जो भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह जो भी होती है, वो CPU की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। नंबर ऑफ सीपीयूज आर अवेलेबल, कई कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। कई सारी कैटेगरी इंटेल ने इंट्रोड्यूस की, लाइक पहले आईपीआई, लाइक पेंटियम पेंटियम से 4 था एक स्टार्ट टाइम पे, हाँ होता सर। था, पेंटियम 3, पेंटियम 2, फिर उसके बाद इन्होंने आई कोर की सीरीज निकाली, बीच में डुअल कोर और कोर टू डुओ आया था, राइट? सो कई सारे प्रोसेसर्स आए हैं। अभी लेटेस्ट में जो है आपके आई कोर की सीरीज चल रही है, वो भी 14 जनरेशन तक, 13 जनरेशन तक ये प्रोसेसर लॉन्च कर चुके हैं। एक सेलरॉन भी आया था बीच में। सेलेरॉन बीच में आया था, आई थिंक 2003 या 4 के आसपास आया था। AMD के प्रोसेसर्स होते हैं विच इज टोटली डिफरेंट। AMD सीपीयू अलग और एथलॉन एथलॉन चलता था एथ पहले, अभी जैसे राइजन है। हम्म, ठीक है। सो ये अपने पास चलो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की नॉलेज तो मतलब ठीक ठाक है, उतने ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द
बेस जब भी हम सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं तो उसमें कई सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, लाइक यू नो दैट, जिसको हम बूटिंग प्रोसेस वगैरह जानते हैं, क्योंकि Yes, sir. बूटिंग Post. प्रोसेस will help us to understand about the back end task of our system, right? So जिससे आपका क्लियर हो जाता है कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो you can easily recognize you can easily recognize and you are able to troubleshoot the issues related to the बूटिंग प्रोसेस। किसी भी डेस्कटॉप से रिलेटेड इश्यूज जो है उनको हम आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है वो है हमारा बूटिंग प्रोसेस। और बूटिंग प्रोसेस 100% कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर पूछते हैं, लाइक एंड वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द यूसेज ऑफ बूटिंग प्रोसेस। सो व्हाट यू थिंक अबाउट बूटिंग प्रोसेस अपने अकॉर्डिंग? बूटिंग में सर एक तो पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें जो फर्मवेयर होता है ये बायोस, वो अब हार्डवेयर की चेकिंग करता है, मतलब कोई डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। मैं करेक्ट? एग्जैक्टली, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर बूटिंग प्रोसेस। कहीं ना कहीं पोस्ट से स्टार्टिंग होती है। पोस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर पे लगे हैं या मदरबोर्ड पे जो कंपोनेंट जरूरी हैं मशीन को लॉगिन करने के लिए, उन सभी को वेरीफाई करता है, चेक करता है। इफ एवरीथिंग इज ओके, इट विल अलाउ, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमें एरर कोड के थ्रू डिफाइन कर देता है कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। जी सर। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई। बूटिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन टू डिफरेंट पार्ट। अगर हम बिल्कुल बेस से बात करें तो बूटिंग प्रोसेस को आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज कोल्ड बूटिंग, राइट, इसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और एक होता है अपने पास वार्म बूटिंग। बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोल्ड बूटिंग की मीनिंग ये होती है कि जब भी आप अपने सिस्टम को बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हो। बेस से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मशीन हमारा टर्न ऑन है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, वर्क स्टेशन, कोई भी जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से शट डाउन है और आप उसको बेस से स्टार्ट करते हैं, तो वो आपका कंसीडर किया जाता है एज ए कोल्ड बूटिंग, क्योंकि इसमें सिस्टम को सारे स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। बट जब आप एक रनिंग मशीन को रीस्टार्ट करते हो, whenever we restart any running machine from in between, वो आप पावर बटन के थ्रू हो सकता है या सॉफ्टवेयर के थ्रू, जब आप बूट करते हो तो वो आपका कंसीडर करता है वार्म बूटिंग के केस में। तो दिस इज द गैप बिटवीन कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। ये डिफरेंसेस होते हैं, गैप होते हैं कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। ठीक है, ओके। दूसरा, एक सिस्टम को जब टोटल नंबर ऑफ स्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो यू कैन से दैट हर एक मशीन को, विंडोज बेस्ड मशीन को 4 स्टेज परफॉर्म करने पड़ते हैं बूटिंग के केस में। पहला बायोस होता है, दूसरा एमबीआर होता है, तीसरा आपका होता है एक्टिव पार्टीशन, और चौथा होता है बीसीडी। ठीक है, ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं सिस्टम को जब भी आप मशीन को टर्न ऑन करते हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ ऑल। ये चारों स्टेप्स आपके तभी फॉलो होते हैं जब आप कोल्ड बूटिंग करते हो, लेकिन जब आप वार्म बूटिंग करोगे, सिस्टम को वार्म बूटिंग करोगे, तो केवल दो ही स्टेप्स फाइनल टास्क में आते हैं, वो है एक्टिव पार्टीशन एंड बीसीटी। लेकिन जब हम कोल्ड बूटिंग पे जाते हैं तो कोल्ड बूटिंग में आपका सिस्टम हर एक स्टेप को फॉलो करता है, बायोस से लेकर के बीसीडी तक चारों स्टेप्स इसको परफॉर्म करने होते हैं। वार्म बूटिंग में सिर्फ 2 स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत होती है किसी भी कंप्यूटर को। इज दैट ओके? एमबीआर तो ये सो जो क्विट पार्टीशन और ये एमबीआर वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वही है ना? यूआईडी। नहीं नहीं, ये एमबीआर लॉजिकल फाइल है। यहाँ पे जो एमबीआर हम दूसरे नंबर पे मेंशन किए ना, ये एमबीआर लॉजिकल फाइल है। और जो एमबीआर जीपीटी है ना वो अलग है। उस पे भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले बेस से स्टार्ट करते हैं।
ये क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन अभी? क्लियर? ठीक है। का कोई अब बीसीडी वगैरह का कोई डिटेल? हाँ हाँ आ रहे हैं, तब इन सभी पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं ये जो 4 स्टेप्स हैं हमारे बूटिंग प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूसेज। बायोस की बात करें तो बायोस हमारा पहला स्टेप होता है। जब सिस्टम को टर्न ऑन किया जाता है तो बायोस हमारा पहला टूल या पहला कंपोनेंट होता है जो सभी टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। कोई भी सिस्टम हो, नो मैटर, इट्स नॉट अप्लीकेबल फॉर ओनली डेस्कटॉप और नॉट अप्लीकेबल फॉर ओनली लैपटॉप। बायोस इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन मल्टीपल पार्ट। बायोस के अंदर दो चीजें रहती हैं, एक तो पोस्ट ये कंटेन करके रखता है और दूसरा जो भी टाइप्स है ये टाइप्स को कंटेन करके रखता है। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट एज पर द नेम सजेस्ट, पोस्ट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इसकी जो जिम्मेदारी होती है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की जो जिम्मेदारी होती है ना, check all the component, check all, not device, check all component of system to turn on machine. The components are, जिसमें क्या क्या हो सकता है? रैम हो सकता है आपका, सीपीयू हो सकता है, एंड पीएसयू हो सकता है विच इज पावर सप्लाई यूनिट, एंड यू कैन से दैट पावर गुड सिग्नल, एक छोटी सी सिग्नल होता है पावर गुड सिग्नल, और इसमें ही आपका कंसीडर किया जाएगा जो चिपसेट होते हैं, एंड वन मोर पॉइंट एचडीडी। ये कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्यूटर को, वो बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। जो मेन कंपोनेंट है सिस्टम को बूट कराने के लिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के लिए, वो ये 6 अलग अलग कंपोनेंट है। रैम इंपॉर्टेंट है, सीपीयू इंपॉर्टेंट है, पावर सप्लाई यूनिट इंपॉर्टेंट है, पावर गुड सिग्नल इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे जो चिपसेट्स होते हैं वो चिपसेट इंपॉर्टेंट है, और हार्ड डिस्क जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है। ये सभी पार्ट को चेक करता है। अगर इफ पोस्ट फील कि इसमें से कुछ कंपोनेंट मिसिंग है, रैम मिसिंग है, पावर गुड सिग्नल मिसिंग है, चिपसेट में कोई चिपसेट काम नहीं कर रहा है, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ड डिस्क नहीं काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा? इन सभी कंपोनेंट को चेक करेगा। अगर कोई मिस है तो ये आपको कोड के जरिए, एरर कोड के जरिए आपको इन्फॉर्म करेगा। डिस्प्ले पे एक एरर कोड आएगा रिलेटेड टू द कंपोनेंट, एंड इट विल इन्फॉर्म यू, एंड यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, सो इट विल इन्फॉर्म यू विद द हेल्प ऑफ एरर कोड, या फिर आपको बीप कोड के थ्रू ये इन्फॉर्म करेगा। दोनों चीजें हैं, या तो एरर कोड के थ्रू इन्फॉर्म करेगा या तो बीप कोड के थ्रू इन्फॉर्म करेगा। ऑल गुड? ओके। ठीक है, ये पोस्ट की बात हो गई पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, या फिर बूटिंग प्रोसेस में जो स्टार्टिंग होती है कंप्यूटर की बूट कराने की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप बोल सकते हो कि सिस्टम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बूटिंग प्रोसेस, जिसमें से पहला आता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू चेक द ऑल कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है मशीन को बूट कराने के लिए उनको वेरीफाई करता है। अगर सारे कंपोनेंट्स ओके हैं देन विल गेट द रिजल्ट, लेकिन अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग है तो ये हमें कोड के जरिए, एरर कोड के जरिए या फिर बीप कोड के जरिए इन्फॉर्म करेगा, और वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। पोस्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है बायोस। तो वी शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ बायोस। बायोस को ही हम फर्मवेयर बोलते हैं, और बायोस को ही हम सी मॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये
तीनों नाम एक ही हैं, मतलब एक ही तरीके का टास्क परफॉर्म करते हैं। बायोस, फर्मवेयर, सीमोस सारे एक ही तरीके का टास्क परफॉर्म करते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है सीमोस। अब बायोस भी हमारा दो टाइप की अवेलेबल है, पहला है लेगेसी और दूसरा है यूईएफआई बायोस। ठीक है, लेगेसी और यूईएफआई बायोस अपने पास होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मींस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म सेम टास्क। जितने भी कंपोनेंट लगेंगे आपके कंप्यूटर में, जितने भी डिवाइसेस लगेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, उन सब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक जगह पे प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी हमारे बायोस की होती है। रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, हार्ड डिस्क कौन सी कंपनी की है, पेन ड्राइव कौन सा आपने लगा रखा है, प्रोसेसर कौन सा है, सीपीयू की फैन की स्पीड क्या है, आपके मदरबोर्ड का टेम्परेचर क्या है, राइट, बूट किससे आपका कंप्यूटर कर रहा है, कितनी नंबर ऑफ हार्ड डिस्क लगी है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपके बायोस में अवेलेबल होती है। तो वो चाहे लेगेसी बायोस हो, चाहे वो यूएफआई बायोस हो। बट अगर हम फीचर्स की बात करें तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा गैप है इन दोनों के बीच में। लेगेसी और यूएफआई के बीच में ह्यूज गैप है। लेगेसी इज अ टाइप ऑफ ओल्ड बायोस और यूएफआई जो है हमारा वो लेटेस्ट बायोस मींस जो मींस बायोस जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, नॉट रिसेंटली बट फिर भी आई थिंक 15 to 16 years बैक ये हमारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में दोनों में गैप क्या है, एक्चुअल में डिफरेंस क्या है दोनों बायोस के बीच में। लेगेसी कुछ पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। लेगेसी बायोस जो है हमारा वो एक तरीके का ओल्ड बायोस है, प्लस ये आपको सीएलआई का एक्सेस देता है। ओल्ड बायोस प्लस सीएलआई। सीएलआई मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आप बायोस ओपन करोगे तो इसमें जो है आप कीबोर्ड के थ्रू टास्क परफॉर्म कराओगे, माउस इसमें वर्क नहीं करेगा। जो आप ग्राफिक है वो ग्राफिक इसमें नहीं दिखेगा, जो भी टास्क परफॉर्म करना है आप कीबोर्ड के जरिए ही टास्क को परफॉर्म करेंगे। ऑल राइट प्लीज। यस सर। और कई सारे गैप है। नंबर दूसरा अगर हम बात करें तो इट विल सपोर्ट ओनली एमबीआर डिस्क। ये क्या करेगा, केवल और केवल एमबीआर डिस्क को, डिस्क फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। और नंबर तीसरे की बात करें तो मैनुअल, आप इसको मैनुअल बायोस अपडेट का ऑप्शन आता है, आप इसमें मैनुअली ही बायोस को अपडेट कर पाएंगे, ऑटोमेटिक कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। नंबर चौथे की अगर हम बात करें तो इट विल प्रोवाइड अस ऑप्शन रिलेटेड टू नो सिक्योर बूटिंग, ये आपको सिक्योर बूटिंग का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करता। So these 4 points that you need to keep in your mind in terms of legacy BIOS. 2008 में इंटेल ने UEFI BIOS को इंट्रोड्यूस किया। और इस बायोस के अंदर कई सारे एडिशनल फीचर्स इन्होंने लॉन्च किए। पहला जैसे कि ये GUI एक्सेस देने लगा आपको, आप अपने बायोस को कीबोर्ड और माउस दोनों से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, सपोर्ट बोथ MBR एंड GPT, MBR एंड GPT बायोस, GPT ड्राइव सपोर्ट करने लगा। नंबर तीसरा, ऑटोमेटिक बायोस अपडेट का ऑप्शन आ गया, मीन्स यू कैन अपडेट योर बायोस ऑटोमेटिक। और नेक्स्ट, it will give us option of secure boot process, ये हमें सिक्योर बूटिंग प्रोसेस का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। ये एक्चुअल में गैप हो गए हैं अपने पास रिलेटेड टू लेगेसी बायोस एंड यूएफआई बायोस।
तो can you please just go through and let me know about what you understand about these two point? यस सर, जो लीजिए जो पुराने टाइम पेंटियम 4 के टाइम था ना सर, ये एक्सपी से पहले। ना लेगेसी तो अभी तक ये आता था ना 2009 तक। ये जैसे विंडोज 98 वगैरह में स्कूल में मैंने देखा था। हम्म। और नहीं उसमें अभी शायद भी आता पेन था ड्राइव से भी मतलब। बूटिंग, पेन ड्राइव से शायद बूट का ऑप्शन नहीं था उसमें, वो सीडी से होता था। नहीं नहीं पेन ड्राइव भी था वहाँ पे, पेन ड्राइव नेटवर्क था। ये तो काफी पहले से आ रहे हैं, 2003 सर्वर जो था तब से आ रहे हैं पेन ड्राइव का बूटिंग प्रोसेस। पेन ड्राइव से बूट कराना है या फिर नेटवर्क से बूट कराना है, ये तो काफी पहले से आ रहे हैं। मेन डिफरेंस तो ये CLI और GUI का है हाँ। इसमें। लेगेसी माउस एक्सेस। MBR and GPT, what you understand about the gap between MBR and GPT? MBR GPT का तो ये मतलब पार्टीशनिंग स्टाइल है शायद, हम्म। हार्ड डिस्क की। उसमें शायद MBR में कुछ पार्टीशन में 4 GB से कुछ कम था, ऐसा कुछ था, 2 GB ऐसा एक पार्टीशन। हम्म। और GPT ज़्यादा सपोर्ट करता है शायद, 4 GB से अब। हेलो। करेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे हम बेस से देखते हैं क्या क्या है बेसिकली। सो पहला जो ऑप्शन है वो है लेगेसी बायोस, सॉरी लेगेसी बायोस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेगेसी बायोस दैट गिव अस एक्सेस ऑफ इन GUI इन CLI, ये केवल CLI में ऑप्शन प्रोवाइड करता है। प्लस ये ओल्ड वर्जन ऑफ बायोस है। और तीसरे दूसरे की बात करें, सपोर्ट ओनली MBR एंड MBR फाइल। और जो UEFI बायोस है विच इज रिलेटेड टू that will support both MBR and GPT. MBR and GPT, right? MBR and GPT दोनों की अगर हम बात करें, so जब हम कोई भी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करते हैं ना, तो वी हैव अ टू डिफरेंट मेथड टू फॉर्मेट। नॉट मेथड आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि उसके यूसेज की बात करें तो MBR इज अ मास्टर बूट रिकॉर्ड जो रिस्पॉन्सिबल है आपके डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए। और मैक्स पार्टीशन साइज जो इसका रहेगा वो 2 TB से ज्यादा आप नहीं बना सकते। और अगर मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन की बात करें, 4 आते शायद। ठीक है, मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन जो है वो 4 प्राइमरी पार्टीशन हम तैयार कर सकते हैं। अब ये प्राइमरी पार्टीशन क्या होते हैं? व्हाट इज द वर्क ऑफ प्राइमरी पार्टीशन? आइडिया नहीं। नो प्रॉब्लम। मैक्स पार्टीशन MBR की बात करें, मैक्स पार्टीशन साइज की बात करें, तो ये हमें ऑप्शन देता है 256 TB का सिंगल पार्टीशन तैयार करने के लिए। मतलब अगर आपके पास लार्ज इन्वायरमेंट है, शेयर स्टोरेज वगैरह टाइप का आपने सेटअप कर रखा है, उसको आप क्रिएट कर रहे हो, उसमें पार्टीशन तैयार कर रहे हो, तो आप 256 TB तक का पार्टीशन आप तैयार कर सकते हो। एंड नंबर सेकेंड, प्राइमरी पार्टीशन की बात करें, मैक्स प्राइमरी पार्टीशन, ये तो प्राइमरी मैक्सिमम पार्टीशन प्राइमरी में ये OS 120। इंस्टॉलेशन होता है, वो ऐसा ऐसा है क्या कोई कॉन्सेप्ट? हाँ, प्राइमरी पार्टीशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट, ठीक है, तो प्राइमरी पार्टीशन जो होते हैं उसमें हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं।
4 प्राइमरी पार्टीशन मतलब 4 ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप ओल्ड वर्जन का बायोस इस्तेमाल कर रहे हो या आप लाइक एज अ लेगेसी बायोस है आपके पास, तो यू आर एबल टू इंस्टॉल अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप MBR इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली MBR के केस में आपका वो 256 TB तक का पार्टीशन आप मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा आप 128 प्राइमरी पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द रीजन जो जीपीटी डिस्क है ना, वो मोस्टली शेयर स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं या लेटेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर जो लेटेस्ट टाइप ऑफ मदरबोर्ड हैं वो सभी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जीपीटी हार्ड डिस्क को स्टैब्लिश करने के लिए। क्लियर? यस लेट्स सर। प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ये पहला पार्ट हुआ MBR का, ये पहला पार्ट हुआ अपने लाइक एज द इन प्रोसेस। कॉन्सेप्ट ऑफ आवर बायोस। अभी वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ बायोस, अभी भी हम बायोस के पार्ट में हैं, राइट? सो बायोस के अंदर दो चीजें मिलेंगी आपको। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा विच इज रिलेटेड टू द पोस्ट, और दूसरा आपको मिलेगा बायोस। ये पहला स्टेप है बूटिंग प्रोसेस के लिए। और दूसरा ऑप्शन हमें मिलेगा MBR लॉजिकल फाइल। दूसरा ऑप्शन है अपने पास MBR लॉजिकल फाइल। MBR लॉजिकल फाइल क्या होता है? ये हमारे पास जो हार्ड डिस्क है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बूटिंग प्रोसेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप कोई हार्ड डिस्क लगाते हो तो यू नो दैट योर हार्ड डिस्क इज लुक लाइक दिस। जब आपके हार्ड डिस्क में कोई पार्टीशन या कोई आप ड्राइव वगैरह क्रिएट नहीं करते हैं तो आपकी हार्ड डिस्क लुक लाइक दिस। और MBR क्या करता है? आपका MBR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, the MBR is responsible, MBR logical file is responsible to create partition in our hard drive or in any storage. Create partition in our hard drive. जो हमारा हार्ड डिस्क रहता है उसके अंदर पार्टीशन को क्रिएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो विद द हेल्प ऑफ MBR के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। सिंपल। तो सर इसमें जैसे ट्रैक्स और जो सेक्टर होते हैं हार्ड डिस्क में, तो वो हाँ इससे ही जी, बन जाएगा? वो पार्टीशन के बाद क्रिएट होते हैं। मतलब जब आप अपने डिस्क में कोई पार्टीशन क्रिएट करोगे तो ये हमेशा ट्रैक 1 से सेक्टर 1 से शुरुआत करता है, एंड इट लुक लाइक दिस। कई सारे कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं। वैसे इतना डीप कोई जाएगा नहीं, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत हम इस पे बोल सकें। पहला जो ऑप्शन रहता है उसको हम ट्रैक के नाम से जानते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ दो ट्रैक, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। दो ट्रैक के कॉम्बिनेशन को। और अगर हम एक पूरे पीस की बात करें तो इसमें आपका ये कंप्लीट सेक्टर कहलाता है, ये पूरा का पूरा सेक्टर कहलाता है। और एक इंडिविजुअल बॉक्स की बात करें तो ये आपका जोन कहलाता है। ट्रैक, क्लस्टर, सेक्टर, जोन, ये सारे जो है डिजाइन होते हैं तभी हम डेटा को स्टोर कर पाते हैं। एक जोन की कैपेसिटी होती है 512 KB। नंबर ऑफ जोन जो है डिसाइड करता है हमारे टोटल हार्ड डिस्क की कैपेसिटी। जितनी ज्यादा कैपेसिटी रहेगी, जितनी ज्यादा कैपेसिटी रहेगी हमारे हार्ड डिस्क की, उतने ज्यादा नंबर ऑफ जोन्स आपको देखने को मिलेंगे अपने कंप्यूटर में, अपनी हार्ड डिस्क में। ऑल गुड? ये हमारा MBR लॉजिकल फाइल होता है। और जब भी आप पार्टीशन क्रिएट करते हो, वैसे तो हम सेपरेटली इस पे बात करने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है विंडोज के केस में, फैट फाइल सिस्टम। फैट फैट फाइल और सिस्टम 32 के 6। राइट। तो कई सारे इसमें फैट सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, फैट 32, फैट 16, फैट NTFS, REFS, एक्सटेंडेड फैट, कई सारे आपको फैट सिस्टम देखने को मिलेंगे जो हमारी हेल्प करते हैं टू क्रिएट अ पार्टीशन इन अवर स्टोरेज, जो हमें स्टोरेज में पार्टीशन को एस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम में, आप अपने हार्ड डिस्क में पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हो। ऑल गुड? यस। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ आवर बूटिंग प्रोसेस। ये हमारा सेकेंड पार्ट है बूटिंग प्रोसेस का। एंड नेक्स्ट, another important part which is related to
तो सर ये MBR जो लॉजिकल फाइल उसका मतलब काम क्या है? that help us to create partition in our hard drive and also store the data from track 1. ये रिस्पॉन्सिबल है हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। मींस अगर ये नहीं है तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू क्रिएट पार्टीशन। सिस्टम में पार्टीशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, कैन यू हियर मी? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, ये हमारा हुआ दूसरा पार्ट बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड। ये पहला था, बायोस जो था हमारा पहला था, एंड ये हमारा दूसरा पार्ट हुआ। नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें बूटिंग प्रोसेस की, तो नंबर थर्ड पे हमारा जो बूटिंग प्रोसेस है उसमें जो कंपोनेंट आता है विच इज रिलेटेड टू एक्टिव पार्टीशन, जो हमें आना चाहिए। वी शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ एक्टिव पार्टीशन because active partition is really important and perform vital role to boot any computer. तीसरे नंबर पे अपने पास ऑप्शन आता है विच इज रिलेटेड टू एक्टिव पार्टीशन। सो बहुत ही आसान है एक्टिव पार्टीशन को समझना। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एक्टिव पार्टीशन के केस में एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका सिस्टम है और यू नो दैट कि कई सारी हार्ड डिस्क एक सिस्टम में लग सकती है। यहाँ पे हमने दो हार्ड डिस्क लगाई, डिस्क 0 के नाम से और डिस्क 1 के नाम से। दो हार्ड डिस्क हमने इसमें अटैच कर रखी है। दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों ही अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन करके रखे हैं। एक विंडोज 11 पे रन कर रहा है और एक विंडोज 10 पे। अब जैसे हम सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं, वी डोंट नो अबाउट कि कितनी नंबर ऑफ हार्ड डिस्क लगी है। सो व्हाट यू थिंक, कौन सी हार्ड डिस्क इसमें बूट करेगा? प्रायोरिटी के हिसाब से रहता है। हेलो। कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, सो विच ऑपरेटिंग सिस्टम विल बूट फर्स्ट? किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी? सर वो जो डिस्क में अपन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते टाइम वो बूट प्रायोरिटी सेट करते हैं ना, उसके हम्म, हिसाब से। नहीं, सी, करेक्ट। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा अलग है। आप बूट प्रायोरिटी सेट करते हैं जब दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही हार्ड डिस्क में है, तब आपका बूट प्रायोरिटी का ऑप्शन आता है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन जब आपके पास हार्ड डिस्क ही दो है ना, तो उस केस में बूट प्रायोरिटी नहीं आएगा। उसमें क्या हार्ड डिस्क की कोई प्रायोरिटी रहती है? हाँ, इस केस में आपको हार्ड डिस्क की प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, ओके। ठीक है। सो यहाँ पे एक्टिव पार्टीशन कम इनटू द पिक्चर। ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये एक्टिव पार्टीशन आएगा। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्टिव पार्टीशन, जिम्मेदारी जो होती है एक्टिव पार्टीशन की, इट ऑलवेज fetch the data or fetch the operating system from disk 0 or partition 1। क्लियर? ओके। ये हमेशा डिस्क 0 और पार्टीशन 1। डिस्क 0 कौन सा हुआ? जो भी डिस्क 0 पे है उसी को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। मतलब यहाँ पे अगर हमारा विंडोज 10 डिस्क 0 पे रन कर रहा है तो कंप्यूटर हमेशा प्रेफर करेगा कि डिस्क 0 वाला यानी विंडोज 10 को ही टर्न ऑन करे। इज दैट करेक्ट? करेक्ट सर। बट यू हैव ऑप्शन टू चेंज इट। मतलब बायोस सेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, बायोस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, वहां पे जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो।
ठीक है, मेरे आपको सिस्टम लगता में है भी कि जैसे अभी दो से तीन हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो हम्म उसमें भी वैसा ही रहेगा क्या? जैसे डिस्क 0 बता रहा है, डिस्क 1 है, डिस्क 2 है, डिस्क 3 है। हम्म ये डिस्क मैनेजमेंट में जो देखते हैं ना अपन, हम्म तो उसका ही मतलब प्रायोरिटी यहाँ से नहीं, ही रहती है डिस्क कैसे? डिस्क मैनेजमेंट में 3 दिखाई पड़ रहा है, 3 हार्ड डिस्क दिखाई पड़ रही है, हाँ जी, 4 है। 4 हार्ड डिस्क है। ठीक जीरो है, टू कोई फोर रेड वगैरह तो नहीं कॉन्फ़िगर किया गया? नहीं सर, रेड में नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें मतलब हर एक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी अलग होगी। हाँ जी। कुल, यस। सो अभी आपके पास एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम होते, हर एक हार्ड डिस्क में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता, और जो डिस्क जीरो है, इट ऑलवेज पिक द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम डिस्क जीरो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम डिस्क जीरो से नहीं बूट कराना चाहते हैं, डिस्क टू से डिस्क थ्री से बूट कराना चाहते हैं, तो आपको यू हैव टू चेंज इट मैनुअली, आपको इसको मैनुअली चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सर बायोस पे होता है क्या? ये बायोस सारी की चीजें, सेटिंग्स। या these all the things that you need to change with the help of BIOS, ये सारी चीजें हम BIOS से ही रिप्लेस करेंगे। ओके। ठीक है, apart from this, let's proceed for the next important point। यहाँ तक क्लियर है? एक्टिव पार्टीशन, if anyone asks you question like what is active partition, so then how we can describe? यस। ये जो फर्स्ट में जो एक्टिव पार्टीशन जो 0 और 1 आ रहा है, वो अपनों को मैन्युअली डिसाइड करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक ये सिस्टम ले लेता है? बोर्ड के ऊपर, राइट, बोर्ड के ऊपर जब आप हार्ड डिस्क को अटैच करते हो ना, तो जो 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 प्लेस रहता है, जहाँ जहाँ बोर्ड के ऊपर जो जहाँ केबल लगाते हैं ना, वो हाँ डिसाइड हाँ हाँ। करता है कि डिस्क जीरो कौन होगा, डिस्क वन कौन होगा। अच्छा, मदरबोर्ड में जो पोर्ट आते हैं हार्ड डिस्क के, साटा पोर्ट, हाँ, उसके हिसाब से डिसाइड होता होगा। करेक्ट। ओके। और आप उसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको मैनुअली रिप्लेस भी कर सकते हैं, लाइक कि डिस्क जीरो की हार्ड डिस्क को बूट कराना है, डिस्क वन की हार्ड डिस्क को बूट कराना है, तो वो आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यस सर, क्लियर। लास्ट पॉइंट है अपने पास, विच इज रिलेटेड टू बूटिंग प्रोसेस। इन सभी बूटिंग प्रोसेस में जो लास्ट और फाइनल पॉइंट है, वो है आपका बीसीडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। बीसीडी इज अ बेसिकली बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। ठीक है, सो बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमारा, लाइक यू कैन से दैट, जितने भी लोकल सिक्योरिटी के टर्म्स हैं, जितनी भी लोकल सिक्योरिटी आपके सिस्टम्स के लिए रिक्वायर्ड है या जो अवेलेबल होती हैं, वो सारी की सारी सिक्योरिटी बीसीडी रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए। और बीसीडी आता कब है? जब आप, यू नो दैट, अलग अलग स्टेजेस होते हैं जब आप सिस्टम को टर्न ऑन करते हो, राइट? सो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 सेकंड तक पूरी तरीके से ब्लैक स्क्रीन दिखाई पड़ती है। इज दैट करेक्ट? इस यस सर, ब्लैक करेक्ट। स्क्रीन में बायोस और पोस्ट काम करता है। फिर उसके बाद अगला स्टेप जो जाता है, वो होता है विंडोज लोगो का। यहाँ पे फिर आपको छोटा सा विंडोज का लोगो दिखाई पड़ता है। और इस लोगो का मतलब है कि आपका जो सेकेंड स्टेज है, यहाँ पे किसने काम किया? बायोस ने काम किया और पोस्ट ने काम किया। फिर उसके बाद जब विंडोज का लोगो दिखाई पड़ा, इट मींस दैट एमबीआर और एक्टिव पार्टीशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट की। मतलब दूसरा और तीसरा स्टेज आया। नंबर नेक्स्ट पे, जब आपके सिस्टम पे पासवर्ड का पैनल ओपन हुआ है, राइट, वी आर एबल टू फाइंड द पासवर्ड, यू कैन से दैट लॉगिन विजार्ड। जब आप यहाँ पे लॉगिन विजार्ड देखते हो,
सो ये जो लॉगिन BZ आपको दिखाई पड़ता है विच इज रिलेटेड टू VCD, ये हमारा BCD का पार्ट रहता है, BCD का स्टेट रहता है। जितने भी लोकल सिक्योरिटी होती है ना, वो BCD में ही कॉन्फ़िगर की जाती है। जितनी भी लोकल सिक्योरिटी रहती है वो हमारी BCD में ही अवेलेबल रहती है। क्या क्या हो सकता है BCD के केस में? मैनेज ऑल लोकल सिक्योरिटी। आप अपने सिस्टम के सभी सिक्योरिटी, लोकल सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। कौन कौन सी लोकल सिक्योरिटी हो गई? पहला, लोकल ग्रुप पॉलिसी, जो हमारी ग्रुप पॉलिसी है ना, उसको मैनेज करना। नंबर दूसरा, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। नंबर तीसरा, अभी तो नहीं आते बट पहले ना एक सिस्की पासवर्ड आता था। आई थिंक इन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस किया है सर्वर 2022 में, बट आई नीड टू वेरीफाई। और नंबर चौथे की अगर हम बात करें तो यू विल फाइंड रजिस्ट्री। जो भी रजिस्ट्री के अंदर एडिट वगैरह करते हो ना, वो सारा का सारा पार्ट आपका लोकल सिक्योरिटी में रहता है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास बूटिंग प्रोसेस की। और मेक श्योर कि अगर हमसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है बूटिंग प्रोसेस के बारे में, तो इतना कंटेंट होना चाहिए कि हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर सके कि बूटिंग प्रोसेस में ये टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी हम मैनेज करते हैं बूटिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है। सो can you please go through the all point that we discussed, and if you feel like if you have any question, let me know. बूटिंग प्रोसेस में एक तो बायोस बताया आपने, हाँ। बायोस में पोस्ट है, हम्म। फिर उसके बाद अपना ये आप ट्रैक्स एंड सेक्टर वाला क्या नाम था उसका? MBR लॉजिकल फाइल। एम हाँ, एमबीआर लॉजिकल फाइल, उसके बाद एक्टिव पार्टीशन, फिर उसके बाद लास्ट में ये फोर्थ प्रोसेस बीसीडी, जिसमें सारी लोकल पॉलिसी चेक होती है, जैसे पासवर्ड लॉकआउट पॉलिसी। तो ये हम्म। पासवर्ड लॉकआउट पॉलिसी में जैसे ये जो तीन तीन बार जैसे गलत डाला और वो रॉन्ग हो गया, वो सब उसमें आता है क्या? जैसे पासवर्ड गलत डाल के लास्ट में लॉक हो जाता है अकाउंट। एग्जैक्टली। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी में आता है कि अगर आपने गलत पासवर्ड दिया है तो वो आपका मतलब 24 घंटे के लिए या जितना भी टाइमिंग आपने सेट कर रखा है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, उतनी देर के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ओके सर, क्लियर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अभी यहाँ तक वो सारा कुछ क्लियर है। क्लियर सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर बूटिंग प्रोसेस। ये पहला पॉइंट था, पहला कंटेंट था जो हमने अभी तक क्लियर किया। एंड नेक्स्ट में हम थोड़ा सा बूटिंग सीक्वेंस पे जाएंगे, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस अलग होता है और बूटिंग सीक्वेंस अलग होता है। जो छोटी छोटी जो फाइल्स बैकएंड में होती है उन फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टोरेज वाला पार्ट, जिसमें सैन नैस वगैरह आएगा। सो दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट क्लास। इज दैट ओके? ओके सर। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग इन नेक्स्ट 1 आवर और आप इसको डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू।